अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये आम तौर पर ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए आप इसको ज़हन में रखें कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये रीडिंग टाइप टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा आपके सामने लिख दिया गया है ताकि आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो सके। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं, तो देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हमारे पास है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। वैसे तो बच्चों आप इस जगह पे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो मेन सोर्सेज की बात करता है तो बेटा हम इसमें देखते हैं कि इस ऑर्गेनिक यानी किस कंपाउंड सब्सटेंस के अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए जब मेन की बात करें तो हम 3 चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सबसे पहले हम आते हैं कोल, जिसको हम कोयला कहते हैं। बेटा कोल आपको पता है कि सबसे मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोल जो है वो मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए मैंने पहला लफ्ज़ ही यही लिखा कि बच्चों पहली स्टेटमेंट लिखी कि इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी अगर मैं कहूँ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कहते हैं जी कोल के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अब कोल में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हासिल किए जाते हैं, तो बच्चों इसके लिए जो प्रोसेसेस यूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक नाम देते हैं पायरोलाइसिस या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब पायरोलाइसिस या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या, कि यानी किसी सब्सटेंस को किसी ऐसे कंटेनर में डाला जाता है जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उस सब्सटेंस को इतना ज़्यादा हीट किया जाता है कि वो डिकम्पोज हो जाए। इसीलिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या पायरोलाइसिस क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे ब्रेक करते हैं। तो जो कोयला है उसको ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे जब ब्रेक करते हैं, पायरोलाइसिस करते हैं, तो इससे हमें हासिल क्या होता है, कोक हासिल होता है, कोल तार हासिल होता है और कोल गैस हासिल होता है, ठीक है। इट यील्ड कोक, कोल तार एंड कोल गैस ऑन पायरोलाइसिस और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से 3 चीज़ें हमें हासिल होती हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब कोक क्या चीज़ है बच्चों, पिसा हुआ कोयला है। बेसिकली ये गाड़ियों के टायर बनाने में यूज़ होता है, प्रिंटिंग इंक्स बनाने वगैरह में यूज़ होता है। कोल तार जिसको आप लुक के नाम से जानते हैं, एसफॉट के नाम से जानते हैं, डायमर के नाम से जानते हैं, ये बच्चों हमारे पास कोल तार आमतौर पर रूफ वगैरह के ऊपर यानी छतों के ऊपर भी लगाई जाती है, वॉल की बैक साइड पे लगाई जाती है ताकि सेम वगैरह ना आए। और कोल गैस क्या चीज़ है, कोल गैस बेटा ये मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होती है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस भी है, इसमें बाकी गैसेस भी ट्रेस अमाउंट में मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास कोल गैस है। इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कोयले से हासिल करते हैं। अब फिर आते हैं कोल तार। ये जो कोल तार है जिसको हम लुक के नाम से जानते हैं बच्चों, कोल तार रोड बनते हैं इससे ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे हासिल किए जाते हैं, कोल तार से। अब कहा जाता है कि कोल तार से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है। कोल तार से जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं तो इसके लिए हम एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोल तार से निकालते हैं। तो कोल तार कंटेन मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे बच्चों से एंट्री टेस्ट में सवाल भी पूछा जाता है कि ये जो मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कौन से होते हैं। ये बच्चों मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, ये एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक अगर लफ्ज़ अभी नहीं समझ आ रहा तो आगे मैं हाइड्रोकार्बन का चैप्टर बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है। फिलहाल आप ये समझ लें, बेंजीन वाले कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादातर हम कोल तार से हासिल करते हैं। अब हमारे पास कोयले की मुख्तलिफ फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है, और वो मुख्तलिफ फॉर्म्स जो कोयले की हैं बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पे कोल की मुख्तलिफ फॉर्म्स, तो आपको पता है कि जो हमारे पास वुड है, ठीक है, ये वुड है, ये सदियों पहले ज़मीन के नीचे जहाँ जंगलात मौजूद थे, सदियों पहले ज़मीन के नीचे यानी ज़मीन पे जो जंगलात मौजूद थे, सदियों पहले ये ज़मीन के नीचे दब गए और इनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुए, ठीक है। ये बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होने के नतीजे में इधर हम लिख देते हैं बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन।
जब इनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होते हैं तो ये जो हमारे पास वुड है बच्चों, सबसे पहले एक कोयले की फॉर्म में जाती है, जैसे हम कहते हैं पीट। अगर कोई आपसे कहे पीट क्या चीज़ है तो आप कहते हैं पीट इज़ द फॉर्म ऑफ कोल। पीट कोयले की एक फॉर्म है और इसमें कोयला कितने परसेंट होता है तो आप कहते हैं तकरीबन इसमें 59% यानी कोयला मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है, बाकी ये वुड की फॉर्म में। अब थोड़ी देर के बाद बच्चों जैसे ही ज़मीन के नीचे ये प्रोसेस चलता रहता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर ज़मीन के नीचे मौजूद है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब होगा तो ये पीट जो है वो कोयले की एक नई फॉर्म में जाएगा, जिसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले की एक फॉर्म है बेटा, और इसमें कोयला तकरीबन कितने परसेंट होता है, 61 to 71%। अब दरमियान में मैं परसेंटेज छोड़ता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर ये क्या चीज़ है, तो बच्चों दरमियान में जो परसेंटेज 60 नहीं लिखी, ये बेसिकली इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जब मज़ीद इसके ऊपर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ होगा, आमतौर पर हाई टेम्परेचर भी है प्रेशर भी है, तो फिर बच्चों एक नई फॉर्म बनेगी जिसको हम बिटुमिनस कोल कहते हैं। बिटुमिनस कोल ये भी कोयले की एक फॉर्म है बच्चों। बिटुमिनस कोल, इसमें कोयला कितने परसेंट होता है, यहाँ हम कहते हैं तकरीबन इसमें 73 से लेकर 91% कार्बन होता है, यानी बाकी इसमें वुड होता है। कार्बन मीन कोयला। अब मज़ीद जब इसके ऊपर बच्चों हाई प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे प्रेशर बढ़ता है, तो बच्चों बड़े बड़े जब ये काफ़ी अरसा पुराना हो जाता है तो हाई प्रेशर पे जब मज़ीद ये रिएक्शन प्रोसीड होता है तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल हासिल होती है, उसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एक होता है एंथ्रासीन, वो अलग कंपाउंड है बेटा। ये एंथ्रासाइट है, 92 से लेकर 98% कार्बन मौजूद होता है। ये आमतौर पर नस्ट के पेपर में सवाल भी आता है कि एंथ्रासाइट कंटेन परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो वो 92 से 98% आपने सेलेक्ट करना होता है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल जो है वो एंथ्रासाइट है। सबसे इम्प्योर फॉर्म ऑफ कोल जो है वो पीट है, और इनकी सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि पीट के बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सी हासिल होती है, वो लिग्नाइट है। इनकी परसेंटेज आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कोल। अब हम आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम क्या चीज़ है, आपको पता है कि बच्चों ज़मीन के नीचे जो ब्लैक सा थिक सा स्टिकी लिक्विड होता है जो सीप आउट करता है ग्राउंड से, उसको हम क्या नाम देते हैं, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल भी इसको हम बोलते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड सीप आउट ऑफ ग्राउंड इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम, या इसको मैं क्रूड ऑयल भी कह सकता हूँ बेटा। मैं आपसे कहता हूँ ये क्या चीज़ है, इसका तल्लक किस फैमिली से है, पेट्रोलियम है क्या, तो आप कहते हैं ये तो अल्केन होते हैं सर, इसका तल्लक अल्केन फैमिली से है। तो इट इज़ द कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन का एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है। जो आम पेट्रोल हम यूज़ करते हैं बेटा वो हम हेप्टेन यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हाई ऑक्टेन फ्यूल होते हैं, पेट्रोल होते हैं, ये पेट्रोलियम का मतलब एक पेट्रोल की बात नहीं हो रही होती बच्चों, ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि हम आम पेट्रोल जो यूज़ करते हैं वो हेप्टेन है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तो आप कहते हैं वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन उसमें ज़्यादा होते हैं, यानी आइसो ऑक्टेन वगैरह उसके अंदर परसेंटेज ज़्यादा होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट इट इज़ द कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बाद इसकी कंपोजिशन जो है यानी वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। हर जगह पे जो बेसिकली जो मैटर ज़मीन के नीचे मटेरियल है था, जो डिकम्पोजिशन हो रही है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट हो रही है, इसलिए इसकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है। और इससे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पेट्रोलियम से कौन सी प्रोड्यूस होती हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम आर मीथेन, इथाइलिन, प्रोपीन, इसी तरीके से आप एसिटाइलिन, बेंजीन, टोलिन एंड ज़ाइलिन। ये तकरीबन 7 नाम हैं बच्चों, आपने इस 7 नाम को याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो कि पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें मीथेन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, एसिटाइलिन, बेंजीन, टोलिन एंड ज़ाइलिन है। अब मैं आपसे कहता हूँ नेचुरल गैस क्या है। बट अगर हम आते हैं थर्ड सोर्स के ऊपर, नेचुरल गैस, तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये हाइड्रोकार्बन का ही मिक्सचर है लेकिन लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। इसी तरीके से इसके कंपोजिशन क्या है, इट कंटेन मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन।
ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। लेकिन बच्चों इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है और N2 गैस की भी होती है, इसलिए कहीं पे ऐसा ऑप्शन नज़र आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और N2 भी इसके साथ होती हैं इस मिक्सचर के अंदर। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आपके पास ब्यूटेन तक, ये 4 हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस गैस की होती है, तो मैंने लिखा है इन दिस मिक्सचर मीथेन इज़ 85%। इस मिक्सचर के अंदर मीथेन 85% है, तो बाकी जो 15% रह जाता है वो बच्चों आपके पास इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। ये हमारे पास आपको पता है कि ये नेचुरल गैस है, ये भी एक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको घरों में हम फ्यूल पर्पज़ के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूँ कि घरों में, आप क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछा जाए LPG सिलेंडर जो होते हैं इनके अंदर फिर कौन सी गैस होती है, ठीक है, LPG सिलेंडर के अंदर यही गैस होती है, लेकिन बच्चों इसमें मीथेन को निकाल दिया जाता है। LPG जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली आपको पता है कि लो बॉयलिंग जो हमारे पास लो प्रेशर गैस है और लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होती है। इसके अंदर मीथेन नहीं होता बच्चों, इस मिक्सचर के अंदर इथेन होगा, यानी अगर वो कहेगा कंपोजिशन ऑफ LPG बताएं, मीथेन होगा, इसी में प्रोपेन भी होगा और इसी के अंदर आपके पास ब्यूटेन भी होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर आपसे पूछे कि LPG की कंपोजिशन बताएं तो आप कहते हैं मीथेन गैस को निकाल दें, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इन गैसेस का जो मिक्सचर होगा आमतौर पर वो हम LPG के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों एक तो आपको समझ आ गया नेचुरल गैस, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक दफ़ा अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट जो है प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री बता सकूँ आपको। चलें जी, अब बच्चों उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें नोट कर ली हैं। तो नेक्स्ट हम इस पे आते हैं कि हमारे पास प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में क्या चीज़ याद की जाए। तो हमारे पास है प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज से हासिल होते हैं, इसलिए हम एक लाइन तो याद कर सकते हैं, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained from animal and plant sources. They are separated by suitable method of isolation. They are separated by suitable method of आइसोलेशन। आपको पता है कि कुछ चीज़ों को आइसोलेट करने के लिए आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, कुछ को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट अलग करता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑन द बेसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस होता है एट हाई टेम्परेचर। अब हमारे पास कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो एनिमल या प्लांट सोर्सेज से हासिल होते हैं, तो हम मुख्तलिफ के नाम यहाँ पे याद कर सकते हैं बेटा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये प्लांट से हासिल होते हैं, जिनके अंदर आप सपोज करें सेक्रोज वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास सेक्रोज है, शुगर है, या बहुत सारे और आप मालिक्यूल लिख सकते हो, शुगर मालिक्यूल, सेक्रोज आपके पास, टेबल शुगर जिसे हम कहते हैं। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ से हासिल करते हैं, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन बच्चों हम गोश्त से भी हासिल करते हैं, दालों से भी हासिल होता है, इसलिए एनिमल या प्लांट दोनों से हासिल होते हैं। आप कुछ भी प्रोटीन्स के नाम दे सकते हैं, कोई प्रोटीन्स आप जो है वो कैसीन वगैरह या इस तरह के प्रोटीन जो है वो मिल्क वगैरह से हासिल होते हैं, उनके नाम दे दें। इसी तरीके से प्रोटीन्स के बाद और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हम हासिल करते हैं, आप कहते हैं फैट
फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि बच्चों बटर भी है, इसी तरीके से अगर हम करते हैं सोयाबीन ऑयल भी है, तो ये भी एनिमल प्लांट से हासिल होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फैट एंड ऑयल। घरों में कुकिंग ऑयल वगैरह घी वगैरह यूज़ करते हैं तो ये बच्चों एनिमल या प्लांट से आ रहे होते हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ और ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कहते हैं हमारे पास अल्कालाइड्स। ये अल्कालाइड्स कौन से हैं? आप कहते हैं ये हमारे पास आम तौर पर क्यूनीन है, मोर्फिन है, स्ट्रेचिनिन है, ये निकोटीन टाइप कंपाउंड्स होते हैं। ये भी बच्चों हमारे पास प्लांट से हासिल होते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो बच्चों हमारे पास विटामिन्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि हम एनिमल या प्लांट सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री बताई बेटा, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन की बजाय मल्टीपल चॉइस में चीज़ें काम आ सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।